स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर एक बार फिर। और आज जो आपके लिए टॉपिक लाए हैं हम वो पावर रिसोर्सेज लेके आए हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 3, क्लास 8th की बात करें तो क्लास 8th ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और आपकी जो NCERT सीरीज़ है वो चल रही है। तो इसी का चैप्टर नंबर 3 उसका सेकंड पार्ट है और आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं जैसा कि आपको हर बार कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए NCERT बुक्स बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा बेस आपको प्रोवाइड करती हैं, बहुत ही अच्छा खासा बेस प्रोवाइड करती हैं। तो हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं। तो ज्योग्राफी का है और ये आज हम चलो अब बात करते हैं अपने पावर रिसोर्सेज के बारे में। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि मिनरल्स क्या होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कितने तरीके से निकाले जा सकते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, किस जगह पर, कौन से कॉन्टिनेंट में कितना कितना कौन कौन से मिनरल्स होते हैं और उनके कंजर्वेशन की हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे पावर रिसोर्सेज की। पावर रिसोर्सेज बोले तो हमें बिजली की बात करें या जहाँ से बिजली मिले, एनर्जी मिले हमको, जो एनर्जी वाले मेनली जो रिसोर्सेज हैं वो सारे हमारे हो गए। अब पावर रिसोर्सेज हो गए। अगर हम पावर रिसोर्सेज में ही अगर बात करें इधर देखिए, सीधा यहाँ से शुरू करते हैं कि पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। अगर हम पावर कहें या फिर एनर्जी कहें, हमारी लाइफ में बहुत ही एक अच्छा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है पावर। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट। हमको पावर किस किस चीज़ के लिए चाहिए होती है? पावर हमको चाहिए होती है, देखिए, इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती है, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होती है, कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होता है, डिफेंस के लिए चाहिए होती है। तो इन सब चीज़ों में हमको पावर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पावर जो होती है, हम पावर को हम अगर क्लासीफाई करें तो हम पावर को दो चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पावर जो है हमारी, वो उसको अगर हम क्लासीफाई करें तो हम कर सकते हैं उसको दो चीज़ों में। एक होती है हमारी कन्वेंशनल सोर्सेज और एक होते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ठीक है, अगर हम बात करें इन्हीं की तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स में, जो कि आपको यहाँ पे देखो लिख मिलेगा, एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो पावर को क्लासीफाई किया जाए ब्रॉडली तो दो पार्ट में हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कन्वेंशनल हो गया, एक नॉन कन्वेंशनल हो गया। अब हम कन्वेंशनल सोर्स की अगर बात करें तो देखिए, कन्वेंशनल सोर्स में आपको सीधा, अब ज़्यादा ना इसमें वो करते हुए सीधा इसी को लेके चलते हैं। देखिए ये आपको आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, इसी में देखते हैं। देखिए ये है कन्वेंशनल सोर्स। अब कन्वेंशनल सोर्स के चार पार्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस, एक होता है फायरवुड, एक होता है कोल और एक होता है हाइडल पावर प्लांट। अगर हम ऑयल एंड नेचुरल गैस की बात करें, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, देखिए ऑयल की एडवांटेज देखें। ऑयल की एडवांटेज है हमारी ईजियर ट्रांसपोर्ट, इसका ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। ये ऑयल को क्या है कि हम तेल को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टैंकर्स में भर भर के। ठीक है, बेसिक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का जो बेसिस ऑफ बेसिक्स जो है वो ऑयल से ही होता है। और अगर हम एडवांटेज नेचुरल गैस की बात करें तो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ये भी आसानी से हम नेचुरल गैस को भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे पाइपलाइन के द्वारा हम गैस इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। अब जो ऑयल है और कोल है उससे तो साफ़ ही होती है हमारी गैस, ठीक है, और चीपर देन ऑयल, और ऑयल से चीप मतलब सस्ती भी होती है। अगर इनकी डिसएडवांटेज की बात करें तो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। देखिए, अब ऑयल जो है, ऑयल लीक हो जाए, ऑयल फैल जाए या फिर आपका गैस लीक हो जाए तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती चली जाती है। पॉल्यूटेंट रिलीज्ड कॉस्ट एसिड रेन। अब जो पॉल्यूटेंट निकलते हैं इनसे जो पोल्यूशन होता है उससे क्या होता है कि उससे एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी। आसानी से हम नए फ्यूल्स का एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाता है, सॉरी। अगर हम बात करें इसके बाद कन्वेंशनल सोर्स में ही फायरवुड की अगर हम बात करें तो फायरवुड की जो बात है हमारी, एडवांटेज अगर देखें हम फायरवुड का, देखिए अगर हम एडवांटेज फायरवुड का देखते हैं तो आपको फायरवुड का एडवांटेज ये दिखता है कि इजी एक्सेस होगा। इस फायरवुड में एक इजी एक्सेस हो गया। प्रोवाइड एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब एनर्जी जो है वो ज़्यादा आदमियों को एक साथ मिल सकती है फायरवुड में अगर हम देखें तो। और डिसएडवांटेज ये हैं, इसको हमें इसको
फायरवुड को, जो लकड़ी होती हैं हमारी, लकड़ियों को जलाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं जलाने के लिए, उनको कलेक्ट करने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है और इससे पोल्यूशन फैलता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। अगर हम बात करें तो इट प्रमोट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारा, वो भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि इससे गैस निकलती हैं, गैस होती हैं तो फिर वो क्या होता है कि ऐसी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलती हैं जो कि हीट को ट्रैप कर लेती हैं। देन डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें, जब हमें फायरवुड चाहिए होगा तो हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटेंगे तो मतलब डिफॉरेस्टेशन होगा। तो ये भी एक इसके डिसएडवांटेज हैं। अब हम बात करते हैं इधर आगे, अब ना ज़रा एक कोल की बात कर लेते हैं ज़रा। तो देखिए, कोल की अगर हम बात करें तो कोल का एडवांटेज है हमारा एक्सटेंसिवली अवेलेबल एंड एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। एक्सटेंसिवली अवेलेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है हमको, और एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसका बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बहुत आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि पोल्यूशन करता है, और इसको ट्रांसपोर्ट करने में बल्कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, कम से काम चलता नहीं है। और हाइडल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो देखिए, अब इधर हाइडल पावर प्लांट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं ज़रा हम। तो हाइडल पावर प्लांट की जो है, हमारा हाइडल पावर प्लांट में ये देखिए एडवांटेज तो इसका ये है कि नॉन पॉल्यूटिंग, पोल्यूशन इससे नहीं होता है बिल्कुल भी हाइडल पावर प्लांट से। प्रमोट इरिगेशन एंड फिशिंग, फिर फिशिंग और इरिगेशन के लिए पानी जो है वो उसको प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है इरिगेशन और फिशिंग को, और सस्ता भी होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, जब हाइडल पावर प्लांट बनता है तो वहाँ पर क्या होता है कि लोकल कम्युनिटी को वहाँ से हटाना पड़ता है, जहाँ पर वो बनाया जाएगा वहाँ से लोकल लोग जो रह रहे हैं वहाँ से, उन सबको हटा करके कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एक उनका डिसएडवांटेज है। ये क्या है, इनोंडेट्स लो और एक्सपेंसिव टू सेटअप, और बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है ये सेटअप करने में, मतलब इसको बनाने में, इसको लगाने में, जो इस पावर प्लांट को लगाने में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए अभी आपका ये जो चारों पॉइंट थे, ये हमारे चारों पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। देन इसके बाद इधर आगे बात कर लेते हैं ज़रा। इधर ये जो लिखा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर द लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी हैं जो कि बहुत ही लंबे समय से आमतौर पर यूज़ की जा रही हैं, बहुत ही दोज विच हैव बीन कॉमनली यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। फायरवुड हो गया हमारा, फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम फायरवुड की ही इधर बात कर लेते हैं, देखिए तो इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग। फायरवुड का, लकड़ियों का काम किस लिए होता है, लकड़ियों का काम हम ज़्यादातर कुकिंग के लिए और हीटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इन अवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय द विलेजर्स कम फ्रॉम द फायरवुड। हमारे देश के गाँव में करीब 50% से भी ज़्यादा लोग जो खाना बनाते हैं गाँव में, वो इसी से फायरवुड से ही एनर्जी को लेते हैं वो। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इधर बात करें, हम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, if we talk about here, like the remains of plants and animals which are buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into the fossil fuels। अब देखिए, जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके जो बचे हुए, जो अवशेष बचे हुए हैं, वो जब धरती के अंदर गढ़े रह जाते हैं बहुत सालों बाद, एक अप्रोप्रिएट मिलियंस ऑफ साल, मतलब समझ रहे हैं ना, 10 लाखों सालों बाद जब उनको एक अप्रोप्रिएट हीट और प्रेशर के अंदर जब वो होते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स सच एज द, अब फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स हो गए हमारे जैसे कि अब कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सारी की सारी क्या है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, कोल है, ये सारे क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, इनके रिजर्व्स जो हैं लिमिटेड हैं। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। जो ये हमारा जो वर्ल्ड है, जितनी स्पीड से ये बन रहे हैं, उससे ज़्यादा
मात्रा में, जितनी मात्रा में ये बनते हैं, फॉर्मेशन है इनका, रेट ऑफ फॉर्मेशन है, उससे ज़्यादा मात्रा में हम इनको यूज़ कर ले रहे हैं। सो देर आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। तो इसी वजह से ये क्या होगा कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे धरती के ऊपर से। देन उसके बाद अगर हम बात करें कोल की बात किया जाए, तो चलिए कोल की बात करते हैं। तो कोल, आप जानते हैं कि कोल एक अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। इसका काम क्या है, इसको हम डोमेस्टिक फ्यूल में, इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पर यूज़ करते हैं। स्टीम इंजन्स में यूज़ कर लेते हैं, ताकि और हम बिजली बनाने के लिए भी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए भी काम आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल इज़ थर्मल पावर। ठीक है, कोल से जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो हम उसको बोलते हैं थर्मल पावर। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आज जो हम कोल यूज़ कर रहे हैं, आज जो हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, वो आज से करीब नहीं तो बहुत लाखों साल पहले बन था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, व्हेन जाइंट फर्न्स एंड द स्वैम्प्स गॉट बरीड अंडर द लेयर ऑफ द अर्थ। जब बड़े बड़े जाइंट फर्न्स और या फिर स्वैम्प्स की बात करें, वो जब धरती के अंदर गड़ गए थे, जब ज़मीन के अंदर वो धंस गए थे या फिर गड़ गए थे, या फिर तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उनकी जो लेयर्स के ऊपर लेयर, धरती के, फिर अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के लेयर के नीचे था, तो कोल इज़ देयरफॉर रेफर टू एज बरीड सनशाइन। इसीलिए कोल को क्या कहते हैं हम, बरीड सनशाइन भी कहते हैं। आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि बरीड सनशाइन किसको, एक सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन से को हम बरीड सनशाइन भी कहते हैं। 3-4 लिख के दे देगा, कोल, पेट्रोलियम, कोल लिख देगा, कोल दे देगा, पेट्रोलियम दे देगा, और आपका हाइडल पावर प्लांट दे देगा। ऐसे करके कुछ 3-4 चीज़ें दे देगा और उसमें से पूछेगा कि बरीड सनशाइन कौन सा है, तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं कि बरीड सनशाइन कोल को कहते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके ये जो कहाँ पर लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, तो लीडिंग कोल प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें वर्ल्ड में, तो चाइना में, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ये सारी की सारी जगह हैं जहाँ पर वर्ल्ड की में बात करें तो यहाँ पर ये मिल जाता है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो ये रानीगंज में, झारिया में, धनबाद है, बोकारो है, और आपका ये झारखंड है, यहाँ पर इन जगहों पर आपको ये कोल आसानी से मिल जाएगा। देन उसके बाद पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, चलिए, तो पेट्रोलियम के, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग बोथ बिगन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड द पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोल जो आपकी गाड़ी में पड़ता है और जो आपकी साइकिल की जो चेन है उसमें जो आप ग्रीस ऑयल डालें या फिर ब्लैक ऑयल जो डालते हैं, ये ताकि आपकी जो साइकिल है वो आपकी स्क्वीकिंग की आवाज़ ना करे, वो जो चरचर की जो आवाज़ होती है वो ना करे, आप इसलिए ग्रीसिंग वगैरह करते हैं। ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, ये सारे के सारे एक मोटे थिक ब्लैक ऑयल से बने हुए हैं। ये सारे के सारे थिक ब्लैक ऑयल कॉल्ड पेट्रोलियम, उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, उससे बने हुए हैं। It is found that layers of rocks is drilled from the oil field located in offshore। अब ये ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऐसा ही होता है कि लेयर्स ऑफ रॉक्स के जो नीचे, उसको क्या करते हैं हम, ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग से क्या करते हैं, ये ऑयल को बाहर निकालते हैं और फिर उसका हम प्रयोग करते हैं, और उसी से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, उससे हम बनाते हैं, क्रूड ऑयल को निकाल करके क्या करते हैं हम, डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं, वैक्स बना लेते हैं। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, वैक्स बनाते हैं, प्लास्टिक्स बनाते हैं, लुब्रिकेंट्स बनाते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें हम इससे बनाते हैं। तो द पेट्रोलियम, तो हम कहें तो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और उसके जो डेरिवेटिव्स है, पेट्रोलियम से और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, इन सबको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, जो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से बनती हैं जो सारी की सारी चीज़ें, उन सबको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। जैसे कि हम जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, अगर हम चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, चलिए, तो आपका ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ये जो जगह हैं, ये यहाँ पर आपको चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ मिलेंगी। और अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए,
बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं आपके यूएसए हो गया, रशिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, अल्जीरिया हो गया, यहाँ पर भी आपको ये तेल मिलेंगे, तेल के कुएं मिलेंगे आपको, ठीक है। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, और ये जो ये एरियाज हैं इनमें तो आपको पता ही है कि लड़ाइयाँ भी इसी कारण होती हैं, इसी के तेल के कुओं के लिए होती रहती हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसी जो एरिया ये इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड कतर, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी बहुत ही कम मात्रा में मिलता है लेकिन तेल बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलता है। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, पानी भरपूर मात्रा में है, तेल इतनी मात्रा में नहीं है, यहाँ तक कि कुछ हद बिल्कुल है ही नहीं। और यहाँ पर ये लोग जितने में ये हमको पेट्रोल बेचते हैं, हम इनको पानी बेचते हैं हिसाब ये है, बिजनेस यहाँ ऐसे चलता है। देन उसके बाद द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया आर डिग बॉय, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर दिग बॉय इन आसाम। अब इंडिया के अंदर जो अगर हम लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो देख तो दिग बॉय है जो कि आसाम में है, बॉम्बे हाई इन मुंबई, बॉम्बे हाई जो है मुंबई के अंदर, और डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, ये इंडिया के जो डेल्टास हैं कृष्णा और गोदावरी रिवर, अब वहाँ पर भी आपको ऐसा ही होता है। अब ज़रा इनका वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं। देखिए, द वर्ड पेट्रोलियम इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो वर्ड पेट्रोलियम है वो लैटिन वर्ड से आया जिसमें एक शब्द है पेट्रा और एक शब्द है ओलियम। पेट्रा मीनिंग रॉन्ग, पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, ठीक है। तो पेट्रा का मतलब रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, तो क्या बन गया, ये रॉक ऑयल बन गया। सो द पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, इसीलिए पेट्रोलियम को हम रॉक ऑयल भी कहते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं नेचुरल गैस पे बात करते हैं। देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इधर ये डू यू नो में अगर हम बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी जो आपका गाड़ियों में पड़ता है, तो सीएनजी को हम बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल, इट कॉजेज लेस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। ये इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल गैस है क्योंकि फ्यूल है, क्योंकि ये क्या है कि ये बहुत ही कम पोल्यूशन करता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम और डीजल। डीजल और पेट्रोलियम से बहुत कम पोल्यूशन ये करता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। जो नेचुरल गैस है आपका वो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ मिलती है, ठीक है। इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट, जब हम क्रूड ऑयल को जब हम निकाल रहे होते हैं तब वो नेचुरल गैस है, हमको वहाँ पर वो नेचुरल गैस भी मिलती है। इट कैन बी यूज्ड इन डोमेस्टिक, अभी जो नेचुरल गैस मिलती है इसको हम डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रशिया, अब इसका एग्जांपल रशिया की बात करें अगर हम, रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ये क्या है, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं किसके, नेचुरल गैस के। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में जैसलमेर हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया। अब ये नेचुरल गैस वहीं मिलेगी जहाँ पर आपको क्रूड ऑयल मिलेगा, क्रूड ऑयल जहाँ मिलता है वहीं पर ये मिलते हैं। अगर हम बात करें त्रिपुरा और सम एरियाज़ ऑफ द मुंबई, कुछ एरियाज़ भी हैं जो कि मुंबई के हैं, वहाँ पर नेचुरल गैस रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ द, बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। अ शार्प इंक्रीज इन द कंजप्शन, अब नेचुरल गैस का कंजप्शन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो इससे क्या है, इतनी एक ही बहुत ही खतरनाक और हम कहें तो अलार्मिंग रेट पे इसका डिप्लीशन भी हो रहा है। तो द टॉक्सिक पॉल्यूशन रिलीजेस फ्रॉम द बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब जो इससे इस फ्यूल को बनने पर, इसको फ्यूल को जलाने पर जो टॉक्सिक गैस जो निकल रही हैं आपकी, टॉक्सिक, इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो यहाँ से निकल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं और उनसे वो भी एक कंसर्न का पॉइंट है हमारे लिए, कंसर्न का इशू है। तो अगर हम अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इज़ लाइक अ अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप, देखिए अब बिना देखे हम फॉसिल फ्यूल जो बिना चेक करे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, या फिर अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप जो हैं विच विल इवेंचुअली रन ड्राई, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। ये क्या है, इसी से क्या होता है कि वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की ओर हमें जाने को अग्रसर होना पड़ता है कि अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स को भी देखें। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, चलिए तो हाइडल पावर प्लांट की बात करते हैं। अब देखिए आपको पहले यहाँ पे इसका एक फ़ोटोज़ दिखा देते हैं। देखिए ये बनता है डैम,
ठीक है, एक तरह से डैम डैम का होता है। तो डैम होता है पीछे की तरफ पानी रुका हुआ है, यहाँ देखिए अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर पानी रुका हुआ है। अब ये पानी जो है ये एक अमाउंट में ये लोग यहाँ से छोड़ेंगे, और जब ये पानी यहाँ से छोड़ेंगे तो देखिए ये आपकी टरबाइन है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन जब ये पानी जाएगा तो ये टरबाइन घूमेगी। इस टरबाइन के अंदर में क्या है, डायनमो लगा हुआ है। अब वो डायनमो घूमेगा तो बिजली प्रोड्यूस होगी, बिजली प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पर आएगी, और यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये लाइन गई, ये इधर की तरफ लाइन गई, एक इधर की तरफ लाइन गई, तो इधर ऐसे करके ये बिजली पहुँचा देंगे। अब हम बात करें इधर की तरफ, देखते हैं कि रेन वाटर और द रिवर वाटर। रेन वाटर की बात करें या फिर रिवर वाटर की बात करें तो स्टोर्स इन डैम इन इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट। अब रेन वाटर जो भी आता है या फिर रिवर वाटर जो आता है उसको डैम के अंदर स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ से क्या होता है कि उसको छोड़ा जाता है एक हाइट के ऊपर से। तो हाइट से जब वो गिरता है तो क्या करता है, फॉलिंग वाटर फ्लोज विद द पाइप इनसाइड द डैम ओवर टरबाइंस। अब वो टरबाइन के ऊपर घूमता है, टरबाइन के जो ब्लेड हैं ब्लेड के ऊपर लगता है, फिर टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर जब वह लगता है, पानी जब ब्लेड्स पे आता है तो क्या बॉटम ऑफ द डैम, जो कि टरबाइन जो कि डैम के बॉटम पे फिक्स होती है, तो मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर। जब मूविंग ब्लेड जो होते हैं, ब्लेड जब घूमते हैं तो क्या होता है, जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो बचपन में हम सुनते थे ना, बिजली किससे बनती है बेटा, बिजली पानी से बनती है। तो तब हम ये भी सोचते थे कि यार पानी के अंदर कुछ ना कुछ तो डालते होंगे तभी तो बन जाती होगी। तो डालते वालते पानी के अंदर कुछ नहीं है, सिंपली ये क्या करते हैं कि पानी को स्टोर करते हैं, फिर उसको एक हाइट के ऊपर से गिराते हैं, और नीचे रखा हुआ जो आपका जनरेटर टाइप जो टरबाइन रखा हुआ है, टरबाइन के ब्लेड पे पानी गिरता है, पानी घूमता है, वो टरबाइन जो है टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमती है तो जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो बिजली बनती है। और इसी को बोलते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर पानी से बनी हुई बिजली। ठीक है, तो ये ही है जो आपकी पानी से बनी हुई बिजली है आपकी, यही है। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। अब जो बिजली बनने के बाद में जो पानी बच जाता है, वो जो पानी जो बिजली बन गई, अब जो पानी गया, अब वो पानी का प्रयोग किस लिए होता है, वो पानी का प्रयोग इरीगेशन के लिए होता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। वर्ल्ड की 1/4 हिस्सा जो है वो हाइडल पावर प्लांट से ही बिजली का बनता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट की जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे देखिए पैराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राज़ील है। ठीक है, नॉर्वे ब्राज़ील हो गया। देन इधर की तरफ अगर हम बात करें तो चाइना भी है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारा भाखड़ा नंगल डैम हो गया, जो डैम जहाँ पर हैं, गांधी सागर हो गया, नागार्जुन सागर हो गया, और ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो हो गया हमारा। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब इसीलिए हैं ताकि पानी जो आए उस पानी से हम डैम पानी को रोक करके उस पर हम कुछ काम कर पाएँ और बिजली अपनी बना सकें। फिर उसके बाद हमारे आ गए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज वे सोर्सेज हैं जो कि ख़त्म नहीं होंगे किसी हालत में। ठीक है, ये रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, और जो कन्वेंशनल सोर्स होते हैं वे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। मतलब होते हैं रिन्यूएबल बट इतना भी जल्दी से रिन्यू नहीं हो सकते। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज तो ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की। द इंक्रीज यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स लीडिंग टू द शॉर्टेज। अब जैसे ये फॉसिल फ्यूल्स को हमने ज़्यादातर यूज़ किया तो अब ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब लिमिटेड में ही तो कोई भी चीज़ एक लिमिट में ही तो होती है ना। अब लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या वो ख़त्म हो जाएगी। अब ख़त्म हो जाएगी तो दूसरा कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा कि भैया ज़िंदगी तो चलानी है, अब रहना जीना तो है ही, अब जीना है और गाड़ियाँ भी हैं तो गाड़ियों को चलाना भी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ और इंतजाम देखना पड़ेगा। अब इंतजाम देखने के लिए हमने क्या किया कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द प्रेजेंट रेट ऑफ द कंजप्शन कंटिन्यूज टू द रिजर्व्स ऑफ द दीज फ्यूल्स विल बी एग्जॉस्टेड। अब जिस हिसाब से आज की तारीख में हम देखें तो जितनी स्पीड से हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो एक टाइम बाद ख़त्म कर देंगी सारी चीज़ों को। तो इसीलिए हमको क्या करना, मोर ओवर देयर इज़ अ यूज टू कॉज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हो रहा है इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए हमको नॉन कन्वेंशनल सोर्स को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया हमारा सोलर एनर्जी। इफ़ यू टॉक अबाउट देन एग्जाम्पल हो गया हमारा सोलर एनर्जी को हमको यूज़ करना चाहिए, विंड एनर्जी हमको यूज़ करनी चाहिए, टाइडल एनर्जी हमको यूज़ करनी चाहिए। ये सारी की सारी एनर्जीज़ क्या हैं, ये एनर्जीज़ वो एनर्जीज़ हैं जिनसे हमें बिजली बना सकते हैं या फिर जिनसे हम और भी चीज़ों को काम कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। अगर हम बात करें पहले तो देखिए,
पहले यही वाला जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था उस वाले में पढ़ा था, इसी में इसमें भी देख लेते हैं ज़रा। देखिए अब इसमें अगर हम बात करें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, एक न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स मिल गया, बायोगैस सोर्स मिल गया, जियोथर्मल सोर्स मिल गया, सोलर एनर्जी का मिल गया, टाइडल एनर्जी का मिल गया, विंड एनर्जी का मिल गया, ये सारे के सारे हैं। अब एक एक करके सबकी बात करते हैं। चलिए तो हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं विंड एनर्जी से। पहले की बात करते हैं विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी का एडवांटेज क्या है? देखिए विंड एनर्जी, हवा से जो एनर्जी बनेगी, पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होने वाला इससे। देखिए पोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा, लो कॉस्ट प्रोडक्शन, इसका जो प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर बनने का, उसका जो पैसा लगने वाला है उसमें वो भी बहुत कम होगा, और सेफ़ और क्लीन भी होगा। डिसएडवांटेज क्या है विंड एनर्जी का? इससे नॉइज़ पोल्यूशन होगा आपका। विंड मिल कॉस्टली टू सेटअप, अगर इससे जो विंड मिल आप बनाओगे वो बहुत ही कॉस्टली होगी सेटअप करने के लिए। और इससे विंड एनर्जी से क्या होगा, रेडियो और टीवी रिसेप्शंस भी आपके डिस्टर्ब होंगे। और जो विंड एनर्जी है आपकी, ये बर्ड्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी मतलब सूरज से आती हुई लाइट जो है वो तो कभी ख़त्म नहीं होगी, तो मतलब इनएग्जॉस्टिबल हो गई, तो एडवांटेज है ये हमारे लिए। पोल्यूशन उससे होता नहीं है तो नॉन पोल्यूटिंग भी होगी। डिसएडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी का? सोलर एनर्जी को इसको हम यूज़ करने के लिए ये हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। जैसे कि हम सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं, सोलर पैनल्स जो होते हैं बहुत ही महंगे आते हैं। और डिफ्यूज्ड सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, इस डिफ्यूज्ड सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, इसलिए हम सोर्सेज को डिफ्यूज़ करते हैं ताकि उन्हें दूसरी एनर्जी में यूज़ कर पाएँ, तो ये क्या था, थोड़ा सा ये वेस्ट भी हो जाती है। अब हम टाइडल एनर्जी की बात करें, तो टाइडल एनर्जी जो है हमारी, ये क्या है, नॉन पोल्यूटिंग, इनएग्जॉस्टिबल, ख़त्म तो होने वाली है नहीं। लेकिन टाइडल एनर्जी से क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ख़राब हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, इसको हार्नेस करने में भी हमको, मतलब इसको यूज़ करने में भी बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस में ही न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी तो बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब जहरीला वेस्ट निकलता है यहाँ से, और एक्सपेंसिव भी बहुत है, ये बहुत पैसा भी इसमें बहुत खर्च होने वाला है। अब बायोगैस की बात करें, हम बायोगैस बोलें या फिर गोबर गैस बोलें, ठीक है, तो बायोगैस क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट है, पैसा कम लगता है इसमें, इजी टू ऑपरेट, आसानी से कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है। मेक्स यूज़ ऑफ बायो वेस्ट जो है हमारा, उसका यूज़ करता है। बायो वेस्ट जैसे क्या हो गया, गोबर हो गया, ये सड़ी गली चीज़ें जो हो गई हमारी, जो चीज़ें सड़ सकती हैं, गल सकती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सब क्या हैं, हमारे बायो वेस्ट में आ जाते हैं। और डिसएडवांटेज सिर्फ इसका इतना है कि ये बायो वेस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट के बनने के चांसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा। और जियोथर्मल की अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए, तो जियोथर्मल की अगर हम बात करें तो क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल, क्लीन है, इको फ्रेंडली है और ऑलवेज अवेलेबल भी है, ठीक है। लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सिटीज़ से फार अवे मतलब लोकेट किया जाता है, डिसएडवांटेज इसका ये है। जियोथर्मल एनर्जी की बात करें तो इको फ्रेंडली है, अब आसानी से मिल सकता है, लेकिन इसको सिटीज़ से हमें दूर इसको सेटअप करना पड़ता है। सिटीज़ एंड सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटीज़ को आपका ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा पैसा लग जाता है। चलिए अब हम आते हैं सीधा अपना सोलर एनर्जी वाले टॉपिक पर। सोलर एनर्जी कहता है सन की हीट, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय एवरी डे बाय अस एवरी डे। सन की जो हीट है और लाइट एनर्जी है उसको हम रोज़ महसूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी को हम ट्रैप कर लें, अगर हम सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लें, सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स, हम इसको सोलर सेल्स में यूज़ कर लें, इसकी हीट का प्रयोग करके, देखिए ये जो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बिजली को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू द सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर एंड हीटिंग, power for heating and lighting purpose. The technology of utilizing solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine. Solar energy is also used in a solar heater. देखिए जिन कंट्रीज़ में जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, मैंने जैसे कि देखिए आपको बता दें, एक मिनट
ये देखिए, आपको मैंने जब बताया था कि ये देखिए, ये मान लो ये अर्थ है, अब ये जो हमारा ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब ये वाला जो एरिया है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ वाला एरिया है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या है कि सूरज की जो लाइट आती है, सन की जो रेज़ हैं, सन की रेज़ जो हैं वो काफ़ी मात्रा में पड़ती हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल सकती है। अब जब ये मिल सकती है तो क्यों ना हम सोलर पैनल्स का प्रयोग करें, है ना। सोलर पैनल्स का अगर हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा कि वो जो एनर्जी आपकी आ रही है उस एनर्जी को आप यूज़ करेंगे। देखिए, अब हम क्या करेंगे, सन की जो एनर्जी आई हमने सोलर पैनल पे डाली, वो किस में बदल गई, इलेक्ट्रिसिटी में बदल गई। अब इलेक्ट्रिसिटी में जैसी वो बदल गई, अब इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम अपनी गाड़ियाँ चला सकते हैं, ठीक है। हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी से अगर हम बात करें तो अपनी गाड़ियाँ भी चला सकते हैं, हीटर भी चला सकते हैं, और हम बात करें तो आपके जो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी जो बिजली से चलती हैं वो सारी चीज़ें चला सकते हैं, सोलर ड्रायर। और हम कुछ सोलर एनर्जी का प्रयोग हम सोलर कुकर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर कुकर होते हैं और सोलर ड्रायर्स होते हैं, इन जगह पर आपका यूज़ होता है। यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड द ट्रैफिक सिग्नल। सोलर एनर्जी का जो प्रयोग है ये आपका कम्युनिटी लाइटिंग, जो लाइट्स आपके मतलब स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, आप वहाँ पर भी सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पर उन स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो शाम को अपने आप जल जाएंगे। और इनफैक्ट आपने गाँव वगैरह में देखा भी होगा, कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आई हुई हैं जिनकी वजह से कि हर जगहों पर सोलर पैनल्स वाली लाइट लगी हुई हैं, वो दिन में चार्ज होती हैं, रात को शाम में उनका एक टाइम फिक्स्ड है, उस टाइम पर वो अपना सेंसिंग कर लेती हैं और उसके बाद वो अपना उसी टाइम पे जल जाती हैं और सुबह के टाइम वो अपने आप बंद हो जाती हैं और दिन में चार्ज, रात को जलती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम में आ सकती हैं। और हम इनका सोलर कुकर की बात करें तो ये सोलर कुकर का ये तो इधर आपका ये एक्टिविटी तो नहीं। अब हम विंड एनर्जी की बात कर लेते हैं। अब देखो, विंड एनर्जी की बात करें अगर हम, तो विंड एनर्जी की बात करें तो विंड इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी जो है एक बहुत ही बिल्कुल ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द ग्रेन्स इन लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इन इमेमोरली। विंड मिल्स का हम बहुत दिनों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट आज अब तो खैर नहीं करते, बाकी पहले बहुत करते थे, जिससे कि हम क्या करें, ग्राइंडिंग ग्रेन्स मतलब चक्की चलाने के लिए विंड मिल का प्रयोग होता था। और क्या, पानी जो है पानी को खींचने के लिए भी होता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए हम विंड का प्रयोग करते थे। अब मॉडर्न टाइम की विंड मिल जो हैं वो किस लिए होती हैं? मॉडर्न टाइम विंड मिल, द हायर स्पीड विंड रोटेट्स द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू द जनरेटर टू प्रोड्यूस एनर्जी। आजकल की जो विंड मिल हैं उनमें क्या होता है कि वो मॉडर्न टाइप की हैं, अच्छी खासी हैं, तो उनसे क्या बहुत तेज़ घूमती हैं। जब तेज़ घूमती हैं तो जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है उनसे। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ माउंटेन्स। अब जो माउंटेन एरिया जो होता है और कोस्टल रीजन्स एंड माउंटेन्स। अब देखिए, कोस्टल रीजन्स जो कौन सा होता है, अब कोस्टल रीजन वो रीजन होता है जो हमारा समुद्र के पास का एरिया होता है। समुद्र के पास का जो एरिया होता है वहाँ पर हवाएं बहुत चलती हैं। अब जब हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं वहाँ पर, तो क्या होता है कि वहाँ पर जब हवा ज़्यादा चलेगी तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा है, तो वहाँ पर अगर विंड मिल को आप इंस्टॉल करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से घूमेगी और बिजली भी अच्छे तरीके से बनाएगी। इनफैक्ट जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, वहाँ पर भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो आपका स्ट्रॉन्गली विंड्स और विंड फार्म्स की अगर हम बात करें तो देखिए कहाँ कहाँ पर आपको विंड फार्म्स मिल जाएंगे। नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए में और आपका स्पेन में मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी जगह पे जहाँ पर विंड प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर लेते हैं। चलिए, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारा क्या है? न्यूक्लियर पावर is obtained from energy stored in the nuclei of atom of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है इसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का हम प्रयोग करते हैं। जैसे वो कौन कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं? वो हैं हमारे यूरेनियम हो गया और एक होता है थोरियम। यूरेनियम और थोरियम दोनों का प्रयोग करते हैं। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये जो फ्यूल्स हैं ये एक प्रोसेस में जाते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसके अंदर ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और क्या होता है? एनर्जी बनती है, एमिट पावर।
ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, आपकी साइंस की जो किताब है आप उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। एंड उसके बाद अब हम बात करें तो द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, अगर न्यूक्लियर एनर्जी की जो सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, वो है हमारा, एक है हमारा यूएसए है, यूरोप है, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, और इंडिया में अगर हम बात करें, अगर इंडिया की अगर से बात करें तो इंडिया की जो बात कर रहे हैं वो हमारा झारखंड है। और आपका ये इंडिया की अगर बात करें तो हमारा झारखंड हो गया। झारखंड में बहुत ही ज़्यादा आपको यूरेनियम के लार्ज डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। और थोरियम जो है हमारा, थोरियम हमें मिल जाएगा कहाँ पर, ये जो थोरियम है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर, थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ द केरला। केरला का जो मोनोजाइट सैंड है, देखिए केरला का जो आपका मोनोजाइट सैंड है केरला का, वहाँ पर आपको थोरियम मिल जाएगा। और यूरेनियम की अगर हम बात करें तो यूरेनियम आपको मिल जाएगा कहाँ पर, झारखंड में। यूरेनियम झारखंड में, और मोनोजाइट सैंड जो है वो केरला में मिल जाएगा आपको। थोरियम जो है, थोरियम आपको लार्ज क्वांटिटीज़ इन मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, केरला की मोनोजाइट सैंड जो है वहाँ पर आपको थोरियम बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाएगा। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, अब कुछ न्यूक्लियर पावर स्टेशन की अगर बात करें हम इंडिया में, तो इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो हैं अब कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे, एक है कलपक्कम जो कि है तमिलनाडु में, कलपक्कम नाम का आपका जो है वो तमिलनाडु में है। एक तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में है, तारापुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट मिल जाएगा आपको जो महाराष्ट्र में है। एक है राणा प्रताप सागर जो कि कोटा इन राजस्थान, कोटा राजस्थान में राणा प्रताप सागर जो है वहाँ पर आपको कोटा राजस्थान में मिल जाएगा। और एक है नरोरा उत्तर प्रदेश में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, और एक कायगांव जो कि कर्नाटका में है। तो ये आपको कुछ इंडिया के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं ये हैं। ठीक है। देन उसके बाद हम जियोथर्मल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी जो है हमारी, ये एनर्जी हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब हीट एनर्जी जो कि अर्थ से मिलती है तो वो जो होती है वो हमारी होती है जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडीली एज वी गो डीपर, जैसे जैसे हम धरती के अंदर चले जाते हैं वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। सो टाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। अब देखिए एक कुछ टाइम पे क्या होता है, ये जो नीचे जब ये एनर्जी जो नीचे हीट एनर्जी जनरेट होती है, जब ये एनर्जी बाहर निकल के आती है हीट एनर्जी, इसका प्रयोग हम किस लिए कर सकते हैं, हम पावर को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। अब जियोथर्मल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग, अब जियोथर्मल एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकल के आती है, वो आपकी हॉट स्प्रिंग्स में निकल के आती है। देखिए ये लिखा हुआ आपका, हॉट स्प्रिंग्स हैज़ यूज्ड फॉर कुकिंग हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। आपका जो जियोथर्मल एनर्जी है आपके किस लिए प्रयोग की गई है, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, बाथिंग के लिए, कुछ बहुत सारे सालों तक ये इन चीज़ों के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका डू देखें तो जो पहला टाइडल एनर्जी जो हमारा टाइडल एनर्जी स्टेशन जो था वो सबसे पहले जो बना था वो फ्रांस में बना था, पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन। ठीक है, पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ पर बना था, वो फ्रांस में बना हुआ था। अगर हम बात करें तो यूएस हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर। देखिए यूएस जो है, यूएसए के पास में सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट है, जो फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के पास है, फिर उसके बाद आइसलैंड के पास है, फिर फिलीपींस के बाद फिर सेंट्रल अमेरिका के पास में है। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो जियोथर्मल पावर प्लांट आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो आप कहाँ पर मिलेगा, हिमाचल में मिलेगा। मणिकरण जो है आपका हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर आपको मिलेगा। पूगा वैली जो कि आपकी लद्दाख में है, पूगा वैली है जो कि आपकी लद्दाख में है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइडल एनर्जी की आपकी। तो टाइडल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी टाइड से बनती है वो क्या कहलाती है, टाइडल एनर्जी। अब चलिए आपको टाइडल एनर्जी बताएंगे अभी। देखिए अब टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। अब जो नैरो ओपनिंग ऑफ द सी जो होता है आपका, वहाँ पर आप डैम्स बना सकते हैं, बिल्डिंग डैम्स।
ठीक है, बांध, बिल्डिंग डैम्स एट द नैरो ओपनिंग ऑफ द सी ड्यूरिंग हाई टाइड, द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ। देखिए आपकी जो टाइडल एनर्जी होती है, जब टाइड्स हाई टाइड्स आती हैं, हाई टाइड्स के टाइम पे क्या होगा कि जो आपने डैम बनाया, डैम के अंदर में जो आपने टर्बाइंस यूज़ की हुई हैं, उन टर्बाइन से आप क्या कहते हैं, उन टर्बाइंस को घुमा सकते हैं उन टाइड्स से। अब टाइड्स जब घूमेंगी तो एनर्जी बनेगी तो फिर आपका काम में आएगी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। अब ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर हाई टाइड्स का जो डैम्स हैं वो बनाए गए हैं, जैसे रशिया में, फ्रांस में, गल्फ़ ऑफ कच्छ, इंडिया के अंदर जो गल्फ़ ऑफ कच्छ है हमारा और इंडिया, वहाँ पर आपको ह्यूज टाइडल मिल्स फॉर्म मिल जाएंगे आपको, वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। लो टाइड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए लो टाइड और हाई टाइड्स की बात करें हम, ठीक है, लो टाइड इज़ यूज टू, जो लो टाइड जो होती हैं हमारी, उनसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। देन हम बात कर लेते हैं बायोगैस। ओके, फिर बायोगैस के बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बायोगैस देख लेते हैं, चलिए। ऑर्गेनिक वाटर सच एस डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स। ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, चलिए ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट कौन कौन सा हो गया, मरे हुए प्लांट हो गए आपके, एनिमल का मटेरियल हो गया, जैसे कि आपका एनिमल मटेरियल जैसे कि एनिमल का डंग, मतलब कि गोबर वगैरह हो गया, किचन से निकला हुआ वेस्ट हो गया हमारा, कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। ये सारे के सारे क्या होते हैं, गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो क्या होता है कि हम उसको बायोगैस डाइजेस्टर के अंदर डालते हैं, वहाँ पर वो बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करता है, बैक्टीरिया काम करता है तो फिर एक वो बायोगैस वहाँ से निकलती है, विच इज़ इसेंशियल अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें जो कि बायोगैस निकलती होती है वो एक मिक्सचर होता है, किसका, मीथेन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मीथेन आप जानते हैं, मीथेन एक फ्लेमेबल गैस होती है, मीथेन जो होती है फ्लेमेबल गैस होती है। तो इससे क्या होता है, हम प्रयोग कर सकते हैं अपना हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए। तो बायोगैस इज़ एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, लाइटिंग एंड प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। देखिए अब बायोगैस का प्रयोग आप किसी लिए कर सकते हैं, कुकिंग और लाइटिंग के लिए, आपका कुकिंग और लाइटिंग के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। देखिए एनर्जी हर जगह है, लेकिन इसको यूज़ कर पाना ये बहुत महंगा और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हम अगर एनर्जी को वेस्ट ना करें तो हम बहुत ही ज़्यादा इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। एनर्जी सेव्ड इन इज़ एनर्जी जनरेटेड। जिस एनर्जी को आप सेव करते हैं, हम ये भी मान सकते हैं कि ये एनर्जी हमने जनरेट कर ली। जिसको आप बचा लेते हैं, जितनी एनर्जी आप बचा लेंगे उतना ही आप जनरेट कर लेंगे। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अब आपको क्या करना है, एनर्जी को अभी से बचाना शुरू करना है और अपने आने वाली जनरेशन की ब्राइटर फ्यूचर के लिए आपको सोचना है। तो दोस्तों यही था आज के हमारे इस टॉपिक में, और ये ख़त्म होता है हमारा टॉपिक। इसके बाद सिर्फ एक्सरसाइजेस रह गई हैं। तो आपको जैसा भी लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप कर नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, और अच्छा नहीं लगता है ऐसे। हम हर बार आपके लिए वीडियो लेके आते हैं और आप उसका कुछ भी हमें बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं देते हैं। इनफैक्ट आप कमेंट करके ज़रूर जाएं कि कैसी आपको वीडियो लगी, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।